नासा ने वॉयेजर 1 एंड 2 का मिशन 5 सितंबर एंड 20 अगस्त 1977 में लॉन्च किया था। उनका पर्पस प्लानिटरी सिस्टम को एक्सप्लोर करना था एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मिशन दीज टू वॉयेजर कंटिन्यू टू एक्सपैंड देयर जर्नी। अपने मिशन के दौरान दोनों वॉयेजर ने कुछ अनएक्सपेक्टेड डिस्कवर किया था। जिस फेज़ में हमारे ये डिटेक्टर्स इंटर हो गए थे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड, कॉस्मिक रेस बहुत ज़्यादा हाई थी। डाटा को कलेक्ट करने के बाद जब इसका जायज़ा लिया गया तो पता लगा कि ये एक शेल है। अब ये शेल आखिर क्या है, कैसे है, क्या ये शेल बिग बैंग के फ़ौरन बाद आया था और आखिर इसका पर्पस क्या है? In this video we will figure out that what is that shell. So you are watching Explore with Hafia. We know very well कि इस कायनात में हर चीज़ की एक प्रोटेक्शन लेयर ज़रूर बनाई गई है। इवन हमारी स्किन के ऊपर भी एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर ज़रूर है। इसी तरह अगर हम अपने अर्थ को देखें तो उसका भी अपना प्रोटेक्शन सिस्टम है जिनमें ओजोन एंड एटमॉस्फेरिक लेयर्स आती हैं। ऐसे ही अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो इसके लिए भी एक प्रोटेक्शन सिस्टम है एंड दैट प्रोटेक्शन सिस्टम और लेयर इज़ द शेल, और उस शेल को हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। If you just break down this word, then helio means sun and from sapphire word we have sphere that means region. लेकिन here is the question कि आखिर ये हीलियोस्फीयर बना कैसे है? So let's start with Earth. हर प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होती है। हमारे अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सन के हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, just like a Superman. Anyways, coming back. Similarly अब हमारा सन है, इस फायर बॉल से डिस्कवर्ड एंड अनडिस्कवर्ड फिनोमेना रिलीज होते हैं एंड दे आर रिलीज आउटवर्ड इन 360 डिग्रीज, और ऐसे ही हमारा शेल बनता है। लेकिन आखिर इसका पर्पस क्या है और वहाँ इसके एग्जिस्ट होने से हमें क्या फ़ायदा है इसका? जिस तरह हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर रेडिएशन से महफूज रखती है, वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम का शेल हमें डिफरेंट कॉस्मिक थ्रेट्स जो कि हमारे प्लैनेट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं तो उनसे ये महफूज रखता है। देन आई फिगर आउट कि जिस तरह हमारे प्लैनेट्स और स्टार का एक स्ट्रक्चर है, उनके पार्ट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही इस शेल का भी एक स्ट्रक्चर होगा। सो हियर वी गो। दोनों वॉयेजर ने तो हीलियोस्फीयर डिटेक्ट कर लिया था, दैट इज़ अ वेरी वेरी वास्ट स्ट्रक्चर जिसकी अगर हम साइज़ की बात करना पसंद करें सो अकॉर्डिंग टू डाटा इट एक्सटेंड टू अबाउट 120 to 160 astronomical units. Like here is one astronomical unit is equal to the distance between Earth and Sun, and that distance is 150 million kilometers. सन से निकलने वाली सोलर विंड्स बहुत स्पीड से ट्रैवल करती हैं, अबाउट 300 to 700 किलोमीटर्स पर सेकेंड। बट जैसे जैसे ये विंड्स आगे बढ़ती हैं इनका इंटरेक्शन सामने से आने वाली गैसेस एंड डस्ट जिसे हम इंटरस्टेलर मैटर कहते हैं उससे होता है। इस इंटरेक्शन की वजह से सोलर विंड की स्पीड कम हो जाती है। इस रीजन को हम टर्मिनेशन शॉक कहते हैं, इन विच टर्मिनेशन मीन्स रीचिंग अ लिमिट एंड शॉक इज कंप्रेशन ऑफ सोलर विंड। दोनों वॉयेजर ने टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस किया एंड एंटर इन अ रीजन बिटवीन हीलियोपॉज एंड टर्मिनेशन शॉक जिसे हम हीलियोशेड कहते हैं। इस पोर्शन में इंटरस्टेलर मैटर एंड सोलर विंड के इंटरेक्शन से हीलियोशेड का रीजन नैरो हो जाता है। इसके अलावा दोनों का प्रेशर बैलेंस रहता है। आफ्टर दैट बोथ वॉयेजर एंटर इन हीलियोपॉज जिसको 2012 और 2018 में क्रॉस किया। हेयर पॉज मीन्स टेम्परेरी स्टॉप। ये ऐसा पॉज है जहाँ सोलर विंड से ज़्यादा इंटरस्टेलर मैटर होता है जिसकी वजह से सोलर विंड्स ज़्यादा मैटर की प्रेशर की वजह से वापस हो जाती हैं एंड क्रिएटिंग अ टेल लाइक अपीयरेंस एंड दैट टेल इज़ नोन एज हीलियोटेल। इट्स जस्ट लाइक अ कॉमेट्स टेल। अब हम ये जानते हैं कि सन अपना पूरा सिस्टम लेके गैलेक्सी में मूव कर रहा है, विच मीन्स जहाँ जहाँ सन है वहाँ वहाँ उसका शेल भी मूव करेगा। ये शेल बहुत स्पीड से मूव करता है जिसकी वजह से कर्व लाइक शॉक वेव बनती हैं जिसे बो शॉक कहते हैं। अब ये भी बिल्कुल ऐसे है जैसे बोट आगे की तरफ मूव करती है और एक स्मॉल सी वेव बनती है, बट जितना फास्ट मूव करेगी उतना ही ज़्यादा वेव बनना शुरू हो जाएगी उस बोट के आगे। अब हमने सारा सिस्टम देख तो लिया है कि कैसे कैसे इंटरस्टेलर मैटर को रोका जाता है, क्योंकि सन के साथ साथ शेल में मूव करना है तो थ्रेट्स भी उतने ही आएंगे। नाउ लेट्स क्रिएट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि व्हाट इफ इस तरह का शेल ना होता, अगर ना होता तो क्या होता।
Obviously, हमारा सोलर सिस्टम ईजिली इन कॉस्मिक थ्रेट्स मींस हाई लेवल रेस एंड मैग्नेटिक एक्टिविटी के सामने एक्सपोज हो जाता। हमारे सैटेलाइट्स अफेक्ट हो सकते थे और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस तरह की हार्मफुल रेडिएशन हमारे डीएनए सेल्स को भी डैमेज कर सकती हैं। So it's a really great blessing for us because who knows what type of undiscovered radiations are and in what way they can affect us. Subscribe to my channel for more amazing videos.